15 फरवरी को यूपी में दूसरे दौर का मतदान हुआ। इस बार फिर बम्पर वोटिंग है। 3 बजे तक के जो आंकड़े हैं उसमें साफ है कि 55% के करीब वोटिंग हुई है। फाइनल आंकड़े आने में अभी देरी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 60 और 65% के बीच में वोटिंग होगी। मतलब जो पिछले साल जो वोटिंग हुई थी उसके रिकॉर्ड टूटने तय हैं। एक बार फिर से जो राजनीतिक विश्लेषक हैं जेएनयू के प्रोफेसर विवेक कुमार वो मेरे साथ हैं। सर, दूसरे फेज में भी रिकॉर्ड वोटिंग, तो इस बार 11 जिलों में वोटिंग हो रही थी, 67 सीटें थी। इस बार क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं आप? देखिए, ये जो फेज़ होता है और ये जो सेकंड फेज़ है जिसमें आप कह रहे हैं जो 11 डिस्ट्रिक्ट हैं और उसमें अमरोहा, बरेली, बदायूं, उसके बाद फिर जो है पीलीभीत, उसके बाद फिर जो है आपका सहारनपुर, शाहजहांपुर और साथ साथ जो है संभल भी आ जाता है, रामपुर आता है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, पीलीभीत, लखीमपुर, मुरादाबाद जो बहुत इम्पॉर्टेंट आता है। तो ये एक ऐसा एरिया है और जहाँ तक मेरा एनालिसिस और रिसर्च है, ये एरिया एक ऐसा एरिया है जो अभी तक सभी दलों को या तो अगर यहाँ वो जीतते हैं तो बहुत आगे निकल जाते हैं और एक साथ जिताता है। जैसे 2007 में इस एरिया ने बसपा को 67 में से करीब करीब 38 सीटें दी थी और उसके बाद अगर आप देखें 2012 के चुनाव में तो यहाँ पर सपा को बहुत सारी सीटें मिली थी, 28 के ऊपर। और अगर 2014 का भी चुनाव देखें तो 2014 के लोकसभा चुनाव को देखें तो उसमें भाजपा को बहुत सारी सीटें मिली थी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ये जो 67 सीटें हैं ये उत्तर प्रदेश के आने वाले रिजल्ट्स में बहुत मायने रखती हैं और यहाँ पर करीब करीब 30 से 35 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर मुस्लिम समाज का वोट 20 और 30 के प्रतिशत के आसपास होता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसी भी सीट हैं जहाँ पर दलितों की संख्या बहुत अधिक है। अगर आप सहारनपुर ले लें, अगर आप जो इधर का एरिया है अमरोहा का एरिया जहाँ पर कभी उसका एमपी हुआ करता था, तो इस एरिया में तो यहाँ पर दलित और मुस्लिम जो गठजोड़ है वो एक 100% विनेबिलिटी का मार्कर है और इसलिए ये जो एरिया है इसमें समाजवादी पार्टी, इसमें भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तीनों के लिए बहुत अधिक स्टेक है, यानी कि इन पर बहुत कुछ जो है निर्भर करता है कि आखिर वो लखनऊ में ऊंट किस करवट बैठेगा। लगातार मुस्लिम संगठनों की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने समर्थन देने का ऐलान किया। मुनव्वर राना बड़े ख्याति प्राप्त शायर हैं, उनको बड़े अदब के साथ लोग सुनते हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले 5 साल में यूपी में दंगे नहीं कत्लेआम हुआ। नहीं, देखिए, लगातार जो मुस्लिम समाज के जो तंजीमें हैं, जिसे मैं कहूँगा जो इदारे हैं और जो वहाँ के इंडिविजुअल हैं, तो उन्होंने लगातार बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट किया है। जैसे आप ऑल इंडिया मशाइख बोर्ड ले लें, गरीब नवाज फाउंडेशन ले लें, उसके बाद फिर जो है राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ले लें, जिन्होंने 84, जिसे कहना चाहिए राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने तो 84 सीटें डिक्लेयर की थी इस समय लड़ने के लिए। उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक बड़े भारी आलिम या मेंबर उन्होंने सपोर्ट किया। उसके बाद अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम स्टूडेंट्स यूनियन के लीडर्स को देखें तो उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया और कल्बे ज़वाद जैसे लोगों ने, बाकायदा मौलाना मदनी ने इसका अलग अलग समय पर दलित मुस्लिम इत्तेहाद की बात करी। तो ये अपने आप में एक हिस्टोरिकल मूवमेंट है, ऐतिहासिक क्षण है। और उसके बाद अगर आप देखें कि एक तरफ मुनव्वर राना जैसा शायर जो कि अपने आप में आलिम है और लिटरेट पर्सन है, उनका बहुजन समाज पार्टी के फेवर में वक्तव्य आना अपने आप में कम से कम नहीं 15 से 20 मुस्लिम इदारे और इंडिविजुअल्स उन्होंने मिल करके
बहुजन समाज पार्टी, यहां तक कि अलीगढ़ मुस्लिम ओल्ड बॉयज एसोसिएशन, उन्होंने भी अपनी अपील जाहिर की है कि दलित मुस्लिम इत्तेहाद होना। तो ये मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी हुआ हो कि इतनी सारी मुस्लिम तंजीमें और इंडिविजुअल्स बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करें। तो इसलिए ये जो 67 वोट, जो 67 सीटें जो सेकंड फेज में आई हैं, ये बहुत ऐतिहासिक हो जाता है। एक चीज़ देख रहे हैं आपकी, लगातार ओपिनियन पोल आ रहे थे, उसमें 40-50 सीटें दी जा रही थी। फर्स्ट फेज का पोल होता है, आपने पहले भी हमारी आपकी बातचीत हुई थी, आपने कहा था कि एक तरह की लहर है, क्लीन स्वीप जैसी स्थिति बनती दिख रही है, मीडिया उसे दरकिनार कर रहा था। फर्स्ट फेज का पोल होता है, उसके बाद तमाम तरह के लोग अब एक नए रुझान के साथ आ रहे हैं। मायावती ने खुद कानपुर रैली में कहा कि झमाझम बारिश हुई है वोटों की, और उनका बॉडी लैंग्वेज बदला हुआ था। जी, तो देखिए, उस बदले हुए बॉडी लैंग्वेज का एक सबसे बड़ा प्रमाण, जब अब वो इस तरह शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। जी, वो एक्चुअली देखिए, इस फेज के पहले दो महत्वपूर्ण वक्तव्यों को हमें समझना पड़ेगा। जो पहला वक्तव्य भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने जो है बाकायदा आ करके स्टेटमेंट दिया। पहले चरण के चुनाव जैसे ही पूरे हुए, टेलीविजन पे आके उन्होंने यह बाकायदा स्टेटमेंट दिया कि अब हमारी लड़ाई जो 2 चरणों में होगी, दूसरे चरण में भी हमारी लड़ाई सीधे बसपा से है। और दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो ने अपनी रैली में एक स्टेटमेंट दिया जो अपने आप में का मतलब बहुत ऐतिहासिक स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी हो जाए, मैं जीतूं या हारूं इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं भाजपा से मिल करके सरकार नहीं बनाऊंगी। इसका मतलब यह हुआ कि मायावती जी जो बसपा सुप्रीमो हैं, वो मुस्लिम तंजीमों और मुस्लिम इदारों और इंडिविजुअल्स को ये मुतमईन करना चाहती थी, उनको ये बताना चाहती थी कि देखो, जिस प्रकार से हमारी पार्टी के खिलाफ बाकायदा एक कैंपेन चलाया जा रहा है कि इन्होंने 3 बार की जो है सरकार बनाई भाजपा से मिल करके, तो वो उसका जवाब दे रही थी कि अब ये होने वाला नहीं है। वैसे अगर देखा जाए कि भारत की राजनीति में भाजपा के साथ मिलकर के किसने सरकार नहीं बनाई है, ये एक बड़ा हास्यास्पद मतलब जुमला है। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव आते हैं तो बहुजन समाज पार्टी पर तोहमत जड़ दी जाती है। जब ममता बनर्जी सरकार मिल करके चुनाव लड़ती हैं, तब उन पे तोहमत नहीं लगती कि वो जो है कम्युनल हैं। जब टीडीपी के लीडर वेंकैया नायडू जब मिल करके लड़ते हैं तो उन पर कोई तोहमत नहीं लगा। चंद्रबाबू नायडू जब लड़ते हैं तब उन पर कोई नहीं। बिजू पटनायक के लड़के जब लड़ते हैं तब उन पर कोई नहीं। यहां तक कि नीतीश कुमार जब भाजपा से मिलकर सरकार बनाते हैं, 10 वर्षों तक साथ रहते हैं, तब उन पर कोई तोहमत नहीं लगाता कि उन पर जिसे कहना चाहिए वो कम्युनल हो गए। और बाकायदा 2013 के चुनाव में 15 के चुनाव में बिहार में लोग नीतीश को चुनते हैं और नीतीश फिर से पुनः। तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो लोग बरगला रहे हैं मुस्लिम समाज को कि नहीं नहीं उन्होंने मिलकर के बसपा ने मिलकर के सरकार बनाई, 3 बार सरकार, उसका कोई जिसे कहना चाहिए प्रभाव पड़ने वाला है चुनाव पे, क्योंकि मुस्लिम जनता इतनी समझदार है कि उसको डरा करके उसको धमका के अब वोट नहीं लिया जा सकता। तो हमको जो बॉडी लैंग्वेज की बात कही, और आज तो हद हो गई, प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार कन्नौज की अपनी रैली में ये इल्तिजा की और ये गुजारिश की कन्नौज वासियों से कि भाई आपने 2014 में भी हमको सपोर्ट नहीं किया था, अब तो कर दीजिए। मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बॉडी लैंग्वेज की जो है प्रमाण है, बॉडी लैंग्वेज का प्रमाण है कि वो कितना हम्बल होकर के आज वोट मांग रहे हैं। वरना भारतीय जनता पार्टी जिस उन्माद में और जिस अहम में वोट मांगती थी, उसका बॉडी लैंग्वेज पूरा दूसरा हुआ करता था। तो इसका मतलब जो मायावती हैं, उन्होंने बॉडी लैंग्वेज पर सही प्रहार करके और देख करके बात कही है।
ये एक राजनाथ सिंह जो गृह मंत्री हैं देश के, उन्होंने एक बयान दिया चैनल पे कि हो सकता है कि बसपा से गठबंधन होकर बीजेपी की सरकार बने। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये इन वक्त पर जब पहले लगातार कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी से मुकाबला है, अब गठबंधन की बात कही जाती है, एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी की तरह देख रहे हैं? देखिए, 2 चरणों का चुनाव हुआ। पहले चरण में आपको पता चला कि बहुजन समाज पार्टी क्योंकि हाई वोटिंग हुई, और हाई वोटिंग का मतलब होता है कि जनता बदलाव चाहती है। ये भारत का इतिहास है कि जब जब हाई वोटिंग होती है तो बदलाव चाहती, इसका मतलब बदलाव वो चाह रही है, यानी कि सपा गवर्नमेंट जा रही है। अब वो कौन सी गवर्नमेंट चुन रही है, इसका सबसे बड़ा पहला, आप जानते हैं कि पहले पड़ाव के अंदर जो चुनाव हुए उसके अंदर मुस्लिम मतदाता का अपना रुख है, क्योंकि वहाँ दादरी जैसा हुआ, वहाँ कैराना हुआ, वहाँ लब जिहाद हुआ, वहाँ पर जिसे कहना चाहिए बीफ का मसाइल हुआ। तो मुस्लिम समाज का अपना एक साइकोलॉजी है, वो साइकोलॉजी दलित साइकोलॉजी में ऊना था। और उसके बाद फिर आपने देखा बहन मायावती पर किस तरह प्रहार किया गया, शब्दों से बाण चलाए गए। तो कहीं ना, रोहित वेमुला का अपना केस है, डेल्टा मेघवाल का केस है, तो कहीं ना कहीं 2 समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं इस 2014 के बाद जो बनी है सरकार। तो उनकी जो वहाँ पर एक तरह से यूनियन हो रहा, उसका जो संयुग बन रहा है, उससे जो यूनियन बन रहा है, जो गठजोड़ बन रहा है, उससे भाजपा डरी हुई है। और उससे भाजपा ही नहीं, बल्कि मैंने तो अखिलेश को डरा हुआ देखा। उन्होंने अपनी बाकायदा मीटिंग्स में, अपनी रैलियों में, जिस प्रकार राजनाथ सिंह अपनी रैलियों में बोल रहे हैं, उन्होंने वही भाषा का प्रयोग किया कि वो उनसे राखी बंधवा चुकी हैं और उन लोगों से राखी। उन्होंने ये नहीं बताया कि उनके पिताजी ने कैसे उनको न्योता देके उनके भाई की शादी में बुलाया था। उन्होंने ये नहीं बताया कि किस प्रकार मुलायम सिंह यादव ने महागठजोड़ जब बिहार में हुआ तो किस तरह अपने कैंडिडेट, उस गठजोड़ से अलग हट करके अपने कैंडिडेट हर तरफ खड़े कर दिए, जिससे कि भाजपा को सपोर्ट मिल जाए, भाजपा को जीत जाए। तो कहीं ना कहीं ये जुझला, यहाँ तक कि भविष्यवाणी की थी कि बीजेपी आ रही है, और वो वीडियो अब चलाया जा रहा है कि यूपी में वो ऐसा कह रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस प्रकार का प्रचार हो रहा है, वह यह बता रहा है कि 2 चरणों के अंदर हैवी मतदान होने की वजह से बहुजन समाज पार्टी को बहुत ज्यादा बढ़त मिल रही है, और वह वोटरों की आकांक्षाओं को कहीं ना कहीं उनके ऊपर वो खरा उतर रही है, जिस प्रकार की आकांक्षाएं उत्तर प्रदेश की जनता ने पाल रखी हैं। एक आखिरी सवाल जिस पर हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, हमेशा बात करते हैं, ओपिनियन पोल आ रहा था, लगातार उसमें कोशिश हो रही थी, उस पर आपने लगातार क्रिटिक्स के नज़रिए से देखा है। अब जबकि एक बड़े अखबार के संपादक तक की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या लगता है कि एक पार्टी विशेष के पक्ष की वजह से पूरे मीडिया ने अपनी जो अकाउंटेबिलिटी, अपनी जो क्रेडिबिलिटी है, जो विश्वसनीयता है, उसको में खतरे में डाल दिया, क्योंकि अब तो एक संपादक की भी गिरफ्तारी हो गई है? जी, देखिए, ये लगातार बहुजन समाज के लोग और यहाँ के दबे कुचले लोग, भारत के दबे कुचले लोग, गरीब जनता, यह बार बार इस बात को बोलती है, बार बार डिस्कशन करती है कि कॉरपोरेट मीडिया में कहीं भी उसकी आवाज़ नहीं है। उस पर अत्याचार, अन्याय जब तक नहीं होते तब तक कॉरपोरेट मीडिया अपना कैमरा और अपने अखबार नवीस नहीं भेजता। वो लेबरों की बात नहीं करता। नोटबंदी के अंदर जिस प्रकार उन्होंने दबे कुचलों की आवाज़ को हटाया और ये कहा कि नहीं, नोटबंदी से फायदा हो रहा है, तो वो सब, और मैं यही बता रहा हूं कि ये जो 11 शहर हैं, इसमें कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों का भी एक बड़ा भारी मतलब आविर्भाव है यहां पर। और यहीं पर लेबर क्लास नोटबंदी से त्रस्त था, और इसलिए भी आप देखेंगे कि वह भाजपा के पक्ष विरोध में वोट करने जा रहा है, और इसलिए भी मुझे लग रहा है कि बसपा की स्थिति है। तो इसलिए अब कुल मिलाकर के जो विश्वसनीयता है कॉरपोरेट मीडिया की, क्योंकि उसने अपना ओपिनियन पोल दिखा दिया, और ओपिनियन पोल के अखबार तो अब आपने जैसा कहा कि वो बंद कर दिए गए, उसके एक संपादक बंद हो गए .com, दैनिक जागरण .com के। तो इससे बड़ा और प्रमाण क्या होगा कि कॉरपोरेट मीडिया भारतीय जनता पार्टी को एन केन प्रकारेण जो है
फायदा पहुंचाना चाहता है। तो इसलिए मुझे लगता है आने वाले समय में जनता अपनी विचार का परिपक्वता देगी और अपनी जो राजनीतिक चेतना है उसका भी परिचय देते हुए एक सही दल को चुनेगी जो वास्तविकता में जो वहाँ का है, लोकल है और उसका अपना लीडर है, उसकी अपनी पार्टी है, उसके 403 जो लोग हैं वो डिक्लेयर कर दिए गए थे, उसकी अपनी एक विचारधारा है। राजनीति का संकट देखिए, राजनीतिक विचारधारा का संकट देखिए। लोग राजनीतिक विचारधारा पे बात नहीं कर रहे हैं। मैं ये देख रहा हूं न भाजपा अपनी राजनीतिक विचारधारा पे बात कर रही है, वो कह रही है कि मैं विकास कर दूंगा। अरे विकास बिना विचारधारा के विकास कैसे होगा? आप ये देखिए कि सपा कह रही है कि मैं आपको जो है लैपटॉप दे दूंगी, वो कह रहे हैं लैपटॉप के साथ 1 GB डेटा दे दूंगा, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि हमारी विचारधारा क्या होगी, हमारा सामाजिक न्याय कैसे दिया जाएगा, उसमें उन समाजों का क्या होगा जो सचमुच बहिष्कृत थे, दमित थे, घृणित थे, खंडित थे, उन अस्मिताओं का क्या होगा? कोई नहीं कह रहा है। और इस आपने देखा होगा कि केवल ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से वोट बट जाए तो हम अपना जो है हम अपना साध जो है वो बात कर लें कि हमारे पास आ जाएंगे लोग। मुझे नहीं लगता है कि राजनीतिक विचारधारा के धरातल पर इतनी शून्यता मुझे दलों के अंदर नहीं दिखाई दे रही थी, पहले कभी नहीं दिखाई दी। कम से कम बहुजन समाज पार्टी अखिलतों की बात कर रही है, दलितों की बात कर रही है, पिछड़ों की बात कर रही है, आरक्षण की बात कर रही है, आरक्षण उनका खटाया जा रहा। तो ये जो विचारधारात्मक धरातल है जिस पर बहुजन समाज पार्टी खड़ी होती है, तो एक बार फिर वो अपने समीकरण, सभी समाजों के प्रतिनिधित्व के समीकरण की वजह से वो आगे निकलती हुई दिखाई पड़ रही है दूसरे चरण में भी। तो प्रोफेसर विवेक कुमार जो जेएनयू के प्रोफेसर हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, समाज वैज्ञानिक हैं, मीडिया को लेकर लगातार बात कर रहे थे कि एक कॉर्पोरेट मीडिया जो है वो बायस्ड है, उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई को दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है, जानबूझकर किसी पार्टी के लहर पैदा की जा रही है। और ये बात साबित भी हो चुका है, जिस तरह से एक संपादक की गिरफ्तारी होती है, एग्जिट पोल तक दिखा दिए जाते हैं, अखबार में .com में छाप दिए जाते हैं। तो मीडिया की अपनी विश्वसनीयता जिसको लेकर वो बात कर रहे थे वो बात सही साबित हुई है। रही जो राजनीतिक उनका जो विश्लेषण है उस पर हम लगातार हर फेज़ के दौरान आपको इनका विश्लेषण सुनाएंगे, और जब 11 मार्च के नतीजे आएंगे तो भी हम इनसे बात करेंगे कि जो धरातल पर जो बातें कही जा रही है, जो हो रही है, वो कितना सही और सटीक साबित हो रहा है। क्योंकि अब बहुत ज़रूरी है कि जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो अपनी बात कहें जोर घटाव करके, जो उनको समझ में आता है। लेकिन किसी पार्टी विशेष के पक्ष में जो लहर बनाने की कोशिश हो रही थी मीडिया के द्वारा, वो ज़रूर फ्लॉप हुआ है। चुनाव आयोग ने जिस तरह से सख्ती की है वो बहुत लाजमी था, और इसलिए मुझे लगता है कि जो उनकी बातें हैं उसको आप पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो मीडिया को लेकर वो कह रहे थे वो बहुत ही सही साबित हुआ है। और बहुत ज़रूरी है कि जो चुनाव को लेकर ऑब्जेक्टिव एनालिसिस हो और जो विचारधारा की बात हो उस पर भी बात हो, और तमाम पार्टी के जो मुद्दे हैं उस पर बात हो, ताकि जो जनता के पास सही खबर जा सके। कैमरामैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जेएनयू, दिल्ली।